हेमंत सोरेन ने की स्कूली शिक्षा, साक्षरता और महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा, समग्र शिक्षा और उस बच्चों के समुचित कल्याण का दिया निर्देश। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पलामू में की बैठक, बिजली और पानी को लेकर दिए कई निर्देश। भीषण गर्मी से राजधानीवासी हलकान, राज्य भर में पलामू का पारा सर्वाधिक। बाबूलाल ने झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को बताया लचर, बोले एक्सपायर हो गई करोड़ों की दवाइयां। भाजपा के प्रशिक्षण शिविर में नेताओं ने दिया संगठन मजबूती पर बल। और रामगढ़ पुलिस ने विभिन्न मामलों में 7 अपराधी दबोचे। जामताड़ा में नाबालिग अपराधी के पास से देसी पिस्टल बरामद। खूंटी पुलिस ने गुम हुए 56 मोबाइल लौटाए। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमता और अब समाचार विस्तार से। वर्ष 2014 में आज ही के दिन नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की कमान संभाली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने इन 12 वर्षों में देश और नागरिकों के हित में अनेक बड़े कदम उठाए हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 26 मई 2014 ये वो तारीख है जिसने भारतीय राजनीति की दिशा और दशा बदल दी। 12 साल पहले 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के साथ ही भारत की विकास यात्रा में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। करीब 13 साल तक मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात को विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाने के दम पर देश की जनता ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया था। देश में 30 साल के लंबे इंतजार के बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल की। भाजपा ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर 2014 का चुनाव लड़ा था, जिसमें उसे कुल 282 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हुई। बीते 12 साल में भ्रष्टाचार पर प्रहार से लेकर आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने तक और अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव से लेकर लोगों को योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने तक प्रधानमंत्री मोदी ने देश और नागरिकों के हित को ध्यान में रखते हुए अनेक बड़े कदम उठाए हैं। उनकी इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि आज 140 करोड़ नागरिकों में देश के भविष्य को लेकर सकारात्मक ऊर्जा साफ देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में सबका साथ, सबका विकास इस मंत्र को ध्यान में रखते हुए अनेक योजनाओं की शुरुआत हुई। मेक इन इंडिया पहल के साथ स्वदेशी तौर पर विनिर्माण को बढ़ावा मिला, तो वहीं स्वच्छ भारत मिशन ने भी एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप लिया। इसके तहत देश में 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ, जिसके जरिए अनेक ग्रामीण इलाकों में महिलाओं का सम्मान सुनिश्चित हुआ। साथ ही 2015 में शुरू हुई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत लिंगानुपात और बालिकाओं का सशक्तिकरण भी जन आंदोलन बन गया। वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, मुद्रा योजना, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आयुष्मान भारत, वोकल फॉर लोकल, उज्ज्वला योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम स्वनिधि, पीएम आवास और जल जीवन मिशन जैसी अनेक पहलों ने नागरिकों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने का काम किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने समय समय पर देश हित में कड़े फैसले लेने में भी कोई संकोच नहीं किया। उन्होंने राजनीतिक चिंताओं से ऊपर उठकर राष्ट्र की भलाई के लिए कई मुश्किल कदम उठाए। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक, 2026 में ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई के तहत पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने पाक समर्थित आतंक के खिलाफ नई लक्ष्मण रेखा खींची। इसके अलावा 2017 में भारत ने जीएसटी जैसा क्रांतिकारी कर सुधार लाकर आर्थिक बदलाव की नई इबारत लिखी। साथ ही 5 अगस्त 2019 को पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का दूरदर्शी निर्णय लिया, जिससे वहां गरीबों और वंचितों के अधिकार बहाल हुए और जम्मू कश्मीर में शांति और विकास की नई हवा चली। वहीं 2019 में 3 तलाक के उन्मूलन के लिए कानून लाकर सरकार ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया।
प्रधानमंत्री मोदी के इन्हीं फैसलों का नतीजा है कि देश की जनता ने उन पर 2019 में दूसरी बार और 2024 में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में भरोसा जताया। इन 12 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए नागरिक हितैषी प्रशासन बनाने की दिशा में भी क्रांतिकारी बदलाव हुआ है। आम लोगों के जीवन को सरल बनाने के लिए जन विश्वास विधेयक जैसे अनेक कदम उठाए गए हैं। साथ ही भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है। यह पीएम मोदी के ही प्रयासों का नतीजा है कि आज देश के नागरिक विकसित भारत के उनके सपने को लेकर उत्साह के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इधर हजारीबाग वासियों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष को बेमिसाल बताया है। आम लोगों का कहना है कि मोदी सरकार ने हर वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए बेहतर कार्य किए हैं, चाहे वह महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा देनी हो, किसानों को सम्मान निधि हो या व्यापार के लिए उचित माहौल प्रदान करना हो। वहीं हजारीबाग के युवाओं ने उन्हें अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री बताया है। पहले न कभी हुआ था न कभी होगा। जो हमारे आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं वो हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी के लिए कर रहे हैं। कोई भेदभाव नहीं है किसी से, ना किसी से कोई ये है सिकवा वो सब के लिए कर रहे हैं कार्य। अभी देखिए 3 तलाक, मुस्लिम महिलाओं को कितना आराम मिला, ये देखने लायक है। असल लगभग हर कार्यों में उनका बहुत अच्छा योगदान रहा है। जैसे कि हम सबसे अच्छा उनका काम करे मानते हैं तो जो मुस्लिम महिला लोग का 3 तलाक का जो मुद्दा था, बहुत ही जो महिला लोग को दिक्कत परेशानी होती थी, मोदी जी उनको निकाले। जीएसटी, नोटबंदी, फिर आर्थिक नीति पर भी बहुत सारे कार्य किए हैं मोदी जी। और ऐसा नहीं लगता कि कोई क्षेत्र भारत में है बचा हुआ है जिस पर वो काम नहीं किए। पिछले 14 वर्ष में 12 वर्ष में मोदी जी का राज हुआ, आज तक अपने जीवन में कभी हमने नहीं पाया है। हर तरह की सुख सुविधा, हर तरह की व्यवस्था, रोड को देखिए, जहाज को देखिए, माने सब तरह की व्यवस्था, मैंने ऐसी व्यवस्था मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। मैं मोदी सरकार से बहुत खुश हूँ। हम लोग तो बहुत खुश है। ये मोदी जी का 12 साल हो गया, 12 साल बेमिसाल, और सभी कार्य उनका अभी तक सफल रहा। अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत अच्छे तरह से मैनेज किए पेट्रोलियम का, गैस का। आज़ादी के बाद ऐसा प्रधानमंत्री हम लोग को मिला हुआ है, ये देश को इतना आगे लेके वर्ल्ड में गए हुए हैं। आज हम लोग घमंड से कह सकते हैं कि हिंदुस्तानी हैं। आम आदमी को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए 12 वर्षों से हमारी सरकार के मुखिया आदरणीय मोदी जी लगे हुए हैं। और इसके नेतृत्व में निश्चित तौर पर 2047 में जो विकसित भारत बनेगी, वह इसकी कल्पना हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों को साकार करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज विभागों की समीक्षा के क्रम में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की संख्या बढ़ाने पर तेजी से काम करें। श्री सोरेन ने क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए अगले 8 महीने के भीतर सभी विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने सरकारी विद्यालयों में खेल की गतिविधियों को बढ़ावा देने, विद्यालयों में वृक्षारोपण अभियान शुरू करने, परिवहन व्यवस्था बहाल करने से संबंधित निर्देश भी दिए। उन्होंने देर शाम महिला एवं बाल विकास विभाग की भी समीक्षा की, जिसमें उन्होंने राज्य को कुपोषण से मुक्त करने और बच्चों के समग्र विकास से संबंधित निर्देश दिए। राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने पलामू जिले की विद्युत व्यवस्था और पेयजल आपूर्ति को लेकर समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान श्री किशोर ने अधिकारियों को अनावश्यक पावर कट से बचने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि राज्य भर में पलामू में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, जिसकी वजह से बिजली कटौती से आम जनों को गंभीर परेशानियां उठानी पड़ती है। श्री किशोर ने जिले में चापानलों की संख्या, खराब पड़े चापानलों की भी जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को तत्काल इसे दुरुस्त करने के निर्देश दिए। वित्त मंत्री ने अधिकारियों को सार्वजनिक स्थलों पर आम लोगों
और राहगीरों के लिए पेयजल की समुचित व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया। राज्यवासी भीषण गर्मी से हलकान हैं। पिछले कई दिनों से पलामू का पारा सर्वाधिक दर्ज किया जा रहा है। वहीं राजधानी रांची में भी अधिकतम 40 डिग्री तापमान बना हुआ है, जो सामान्य से अधिक है। वहीं राज्य में आने वाले दिनों में मौसम का दोहरा रूप देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने गढ़वा, पलामू और चतरा में भीषण लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं धनबाद, बोकारो और रांची समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका व्यक्त की गई है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार चाईबासा, सिमडेगा समेत आसपास के जिलों और हजारी, देवघर, दुमका से सटे इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इधर राजधानी वासी भी गर्मी से हलकान हैं। रांची का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दोपहर में लोग घरों से निकलने से बच रहे हैं। वहीं शीतल पेय पदार्थों की मांग में तेजी आई है। रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में इन दिनों गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है। तेज धूप और बढ़ते तापमान के कारण दोपहर के समय सड़कों पर आवाजाही कम हो गई है और लोग शीतल पेय पदार्थों का उपयोग अधिक कर रहे हैं। सुबह 8 बजे से लेकर 4-5 बजे तक तो घर से निकलना मुश्किल हो गया है। ना जाने कब गर्मी से राहत मिलेगी। वर्ष की अपेक्षा इस साल बहुत ज़्यादा गर्म है, जीना मुहाल हो गया, एकदम बच्चा लोग को, बड़ों लोग को बहुत दिक्कत हो रही है। गर्मी से राहत के लिए लोग नारियल पानी, लस्सी, गन्ने का जूस जैसे शीतल पेय पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। वहीं नींबू का उपयोग भी बढ़ गया है। इस साल बहुत ही गर्मी पड़ रही है, इसलिए घर से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है, जिसे ठंडा ठंडा चीज खाने का मन करता है। बढ़ते तापमान का असर बाजारों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। ग्राहक लगातार ठंडे पेय पदार्थों और आइसक्रीम की मांग कर रहे हैं। कई स्थानों पर सामाजिक संस्थाओं की ओर से प्याऊ की व्यवस्था की गई है, जहां राहगीरों को पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। इस साल बहुत गर्मी पड़ रही है, इसके लिए मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ। गर्मी से लोग पानी हम पिए हैं, अब बच्चा भी पीता है लोग। कुल्फी भी हमारा बिकता है, बढ़िया बनाते हैं, बिकता है। गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए लोग टोपी और गमछे का इस्तेमाल कर रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में गर्मी से फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद कम है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने और तरल पदार्थों के सेवन करने की जरूरत है। रांची से सरिता की रिपोर्ट। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में आज गिरिडीह में दिशा की बैठक हुई। बैठक में सांसद ने विकास कार्यों में तेजी लाने एवं शहर की सफाई करने का निर्देश दिया। बैठक में राज्य के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार, गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी समेत कई गणमान्य शामिल हुए। बैठक में शहर की साफ सफाई, पेयजल संकट और अधूरे पड़े सड़क निर्माण कार्यों को लेकर चिंता जताई गई। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में तेजी लाने की जरूरत है। जो काम नहीं कर रही है वैसे जो कॉन्ट्रैक्टर है निश्चित रूप से उसे ब्लैकलिस्टेड करना चाहिए और वैसे लोगों को आइंदा से भविष्य में काम न मिले इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने बैठक के दौरान जिले में बिजली और पानी की समस्या का मुद्दा उठाया। बैठक में गिरिडीह रिंग रोड परियोजना का मुद्दा भी उठा। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने बताया कि वन विभाग की मंजूरी नहीं मिलने के कारण परियोजना प्रभावित हो रही है, क्योंकि करीब 75% जमीन
वन विभाग के अधीन है। फॉरेस्ट क्लियरेंस स्टेज 1 का जल्द हो जाएगा और काम भी शुरू होगा। निश्चित तौर पर अपने तरीका से के लोग लड़ते हैं। भाई बैठक में नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि विकास योजनाओं में जो कमियां हैं उन्हें संबंधित विभागीय अधिकारियों की मदद से जल्द दूर किया जाएगा। तमाम योजनाओं की समीक्षा की गई। कुछ योजनाओं की प्रगति संतोषप्रद है, कुछ योजनाओं की प्रगति असंतोषप्रद है। तमाम विभागों को निर्देशित किया गया और मैं यह मानता हूं कि इस बैठक के फलाफल जिले के लिए बेहतर है। बैठक में योजना के निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर करने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर सांसद सरफराज अहमद, विधायक मंजू देवी, विधायक नागेंद्र महतो, विधायक जयराम महतो, उपायुक्त राम निवास यादव, पुलिस अधीक्षक विमल कुमार सहित जिले के कई अधिकारी मौजूद रहे। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और कथित भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। श्री मरांडी ने आज रांची में प्रेस वार्ता के दौरान दावा किया कि स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ा है। कई एम्बुलेंस लंबे समय तक निष्क्रिय पड़ी रहीं और करोड़ों रुपये की दवाइयां एक्सपायर हो गई। उन्होंने ट्रेजरी घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। आप सबको ध्यान में होगा कि इस समय ऑडिट भी चल रहा है स्पेशल, और उसमें भी जो जानकारी मिली है, जो नामकुम वाले किसी सड़क पर वहाँ पुलिस छावनी बना दिया गया ताकि कोई वहाँ प्रेस व्रेस भी नहीं पहुँचे, ताकि लोगों को ये पता ना चल सक जाए क्या कुछ हो रहा है। यानी क्यों सरकार इतनी भयभीत है, क्यों डरी हुई है, क्यों सहमी हुई है? भाई सरकार को तो खुल के बतानी चाहिए, दिखानी चाहिए कि भाई गड़बड़ी है, जिन लोगों ने गड़बड़ी किया तो उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। हम सब लोग पिछले दिनों जब चल रहा है उस मामले को आप सबके ध्यान में है, ट्रेजरी घोटाला, जो लगातार जिसके पैसे की जो निकासी हो रही है। सरकार जांच करा रही है, फलाफल क्या निकलेगा नहीं पता है, क्योंकि उम्मीद नहीं कर सकते इस सरकार से, क्योंकि ये जो वर्तमान सरकार है, जब वही सारे पदाधिकारी पदस्थापित रहेंगे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, तो फिर करप्शन कैसे समाप्त होगा? सरकार से कैसे उम्मीद कर सकते? पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत आज रामगढ़ में भाजपा का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने कार्यकर्ताओं को संगठन की मजबूती के मंत्र दिए और राष्ट्र सेवा का संकल्प दिलाया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संगठन की नीतियों और विचारधारा से अवगत कराया। मौके पर संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह और प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद समेत कई भाजपा नेता मौजूद थे। इधर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी रांची में प्रशिक्षण महाअभियान कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संगठन की मजबूती का मंत्र दिया। श्री सेठ ने बूथ प्रबंधन की प्रभावी कार्यशैली और संगठन विस्तार को लेकर अपने विचार साझा करते हुए कहा कि मजबूत बूथ ही सशक्त संगठन और सफल लोकतंत्र की आधारशिला है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में एक पुस्तक अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव का विमोचन किया। यह पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर केंद्रित पुस्तक अपनापन का लोकार्पण केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पुस्तक अपनापन एक नेता के साथ बिताए गए पलों का संग्रह ही नहीं बल्कि उन मूल्यों का दर्पण है जो राष्ट्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखते हैं। आज 26 मई है
ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूं और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। 12 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है। हमारे देश की जनता उनके रोम रोम में रमी है, उनकी हर एक सांस में बसी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज बीकानेर स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ की ऐतिहासिक सांचू पोस्ट पहुंचकर जवानों का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान उन्होंने प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीमा पर तैनात जवानों की वीरता, अनुशासन और राष्ट्र सुरक्षा में उनके योगदान की सराहना की। मौके पर श्री शाह ने सीमा चौकियों पर नवनिर्मित 14 महिला बैरकों का ई लोकार्पण किया। बेटों से 2 कदम आगे बढ़कर सुरक्षा में अपना योगदान दिया है। और जहां तक सुविधाओं का सवाल है, सैन्य 2030 तक सारी बेटियों के लिए हम सुविधा भी सुनिश्चित कर लेंगे। राजस्थान में 79 बैरक स्वीकृत हुए हैं लगभग 40 करोड़ के खर्चे से। उसमें से 67 बैरक आज जो 14 लोकार्पित हुए, इसके साथ 67 बैरक का काम समाप्त हो गया है। रामगढ़ पुलिस को अपराध नियंत्रण की दिशा में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अपराधी गिरोह के 6 शूटरों समेत एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत ने बताया कि ये अपराधी पतरातू इलाके में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जुटे थे। पुलिस ने छापेमारी कर इन्हें दबोच लिया। उन्होंने बताया कि पकड़े गए अपराधियों के पास से 1 पिस्तौल, 34 कारतूस, 6 मोबाइल और 3 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। कार्रवाई करते हुए पतरातू थाना क्षेत्र से कुल 6 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है और एक विधि विरुद्ध किशोर को निरुद्ध किया गया है तथा उनकी निशानदेही पर एक देसी पिस्टल का 2 मैगजीन, कुल 34 राउंड जिंदा गोली, 2 टीवीएस अपाची बाइक, 1 स्टार सिटी प्लस बाइक और 6 एंड्रॉयड मोबाइल बरामद किया गया है। इस संदर्भ में पतरातू थाना अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करते हुए गिरफ्तार 6 अपराध कर्मियों एवं एक विधि विरुद्ध किशोर को आज न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। जामताड़ा पुलिस ने मेहिजाम थाना क्षेत्र से छिनतई के आरोप में एक नाबालिग को पकड़ा है। इसके पास से देसी पिस्तौल, जिंदा कारतूस और अन्य सामान बरामद हुए हैं। पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार ने बताया कि नाबालिग आरोपी कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुका है। खूंटी पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत 56 लोगों को उनके गुम हुए मोबाइल वापस लौटाए हैं। टेक्निकल सेल की मदद से बरामद किए गए मोबाइल का वितरण पुलिस अधीक्षक सभागार में किया गया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने वास्तविक मालिकों को मोबाइल लौटाया। मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। खूंटी पुलिस ने लोगों से अपील की है कि मोबाइल गुम होने पर तत्काल संबंधित थाना या ऑनलाइन पोर्टल अपनी शिकायत अवश्य दर्ज कराएं।
लोगों के सीनियर पदाधिकारियों के द्वारा उसका रिव्यू किया जाता है और जैसे ही हम लोगों को उस फ़ोन का लोकेशन प्राप्त होता है, हम लोग तुरंत उसमें टीम भेज करके उस फ़ोन को रिकवर कराते हैं। तो उसी के तहत आज हम लोगों ने पहली बार जो रिटर्न करे हैं मोबाइल्स, 56 मोबाइल्स उनके ओरिजिनल धारकों को रिटर्न कराए हैं। इससे लोगों में भी काफ़ी उत्साह है और आशा करते हैं कि इसी प्रकार का प्रयास खूंटी पुलिस आगे भी जारी रखेगी। थाना से फ़ोन आया कि आपको फ़ोन आपका मिल गया है, सो डीसी ऑफिस में आपको मिलेगा। खूंटी में मोबाइल चोरी हुआ था कुछ दिन पहले, तकरीबन 1 साल हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया, लेकिन मोबाइल आज मेरा मिल गया है। आजीविका सखी मंडल से जुड़कर जामताड़ा की महिलाएं आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रही हैं। जिला मुख्यालय से करीब 6 किलोमीटर दूर उदलबनी धनबाद गांव की आदिवासी महिला रेखा कुमारी बेसरा ने जिले में पहली बार संगठित तरीके से अंडा उत्पादन का कारोबार शुरू कर मिसाल पेश की है। जामताड़ा की धनबाद गांव निवासी रेखा कुमारी बेसरा अंडा कारोबार से आत्मनिर्भर बन रही हैं। उन्होंने बताया कि साल 2021 में वो आजीविका सखी मंडल से जुड़ी और प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वरोजगार की दिशा में कदम बढ़ाया। वर्ष 2026 में समूह से 1 लाख रुपए का ऋण लेकर रेखा ने अंडा उत्पादन का कारोबार शुरू किया। इससे उन्हें अच्छी आमदनी हो रही है। अंडा उत्पादन हो रहा है, उसको बेचकर अपने आजीविका चलाती हूँ और बच्चे को भी स्कूल भेज पाती हूँ उस पैसा से। उद्यमी महिला रेखा के पति लखीश्वर मुर्मू ने बताया कि मजदूरी और खेती करते थे, जिससे परिवार चलाना मुश्किल होता था, लेकिन रेखा के अंडा कारोबार से अच्छा मुनाफा हो रहा है और परिवार सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया है। तो पहले उतना कमाई नहीं हो रहा था, घर भर सब उतना अच्छा नहीं चल रहा था, अभी ठीक है चल रहा है मोटा मोटी, और आने वाला के दिन में अभी ठीक ही हो रहा है, मतलब लगभग 18 या 20 हज़ार महीना हो रहा है। यही कहना चाहता हूँ मोदी जी को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आजीविका सखी मंडल के कार्यक्रम प्रबंधक शफीक अंसारी ने बताया कि यहाँ दीदियाँ समूह से जुड़कर कारोबार कर रही हैं। जामताड़ा में अंडा उत्पादन का नया कारोबार शुरू किया गया है, जो पूरी तरह सफल रहा है। कारोबार से जुड़कर कई दीदियां आत्मनिर्भर बनी हैं। और 3 हमारे यहाँ क्लस्टर है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर, जिसमें से 3 दीदी लेयर बर्ड का काम कर रही है, अंडा उत्पादन का काम कर रही हैं। तो हम लोग ये एक नए शुरुआत की है यहाँ पे जामताड़ा में, और 3 जगह पे 60 से 70 करके अंडा उत्पादन की शुरुआत हो गया है, और इस तरह से अंडा बेच करके दीदी लोग अपना आत्मनिर्भर बन रही है एसएलपीएस और समूह से जुड़ करके। महिला उद्यमी रेखा कुमारी बेसरा की मेहनत और आत्मविश्वास ने यह साबित कर दिया कि सही मार्गदर्शन और सरकारी योजनाओं के सहारे ग्रामीण महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन सकती हैं। अब उनकी सफलता जामताड़ा जिले की दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा बनती जा रही है। जामताड़ा से उज्जवल प्रसाद आजाद की रिपोर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किए स्कूली शिक्षा साक्षरता और महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा, समग्र शिक्षा और बच्चों के समुचित कल्याण का दिया निर्देश। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने पलामू में की बैठक, बिजली और पानी को लेकर दिए कई निर्देश। भीषण गर्मी से राजधानी वासी हलकान, राज्य भर में पलामू का पारा सर्वाधिक। बाबूलाल ने झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को बताया लचर, बोले एक्सपायर हो गई करोड़ों की दवाइयां। भाजपा के प्रशिक्षण शिविर में नेताओं ने दिया संगठन मजबूती पर बल। और रामगढ़ पुलिस ने विभिन्न मामलों में 7 अपराधी दबोचे। जामताड़ा में नाबालिग अपराधी के पास से देसी पिस्टल बरामद। खूंटी पुलिस ने गुम हुए 56 मोबाइल लौटाए।